आ गई है एक और नई वीडियो आप ही के डिमांड पर। कौन सी वीडियो? हिंदी रीजनल लैंग्वेज प्लस हिंदी। ठीक है, मैंने इसमें कंबाइन रखा है जो हिंदी रीजनल लैंग्वेज है और आपकी हिंदी जर्नल है, उनके क्वेश्चन मैंने मिक्सअप रखे हैं, साथ में अपठित गद्यांश भी है। मैं आपको बताती जाऊंगी ये कौन सा क्वेश्चन आपका रीजनल हिंदी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और कौन सा आपका जनरल हिंदी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो साथ में मैं बताती जाऊंगी आपको। ठीक है, तो आज की जो क्लास है वो लाजवाब रहने वाली है, इसमें कोई भी हलवा क्वेश्चन नहीं है। हाँ, एक आध क्वेश्चन होगा, लेकिन इतने हलवे क्वेश्चन मैंने आज की क्लास में नहीं रखे हैं, बिल्कुल टॉप लेवल के यहाँ पे क्वेश्चन रखे हैं। डरिए मत, इतने भी हाई लेवल के नहीं है, जो मैंने आपको कराई है जनरल हिंदी उसी से हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो यण संधि का उदाहरण नहीं है, पहला ही क्वेश्चन है, यण संधि का उदाहरण नहीं है। मजा आया क्वेश्चन में? संधि पड़ी हुई है ना। पहले तो ये बताओ यण संधि किसका उदाहरण है? स्वर संधि का है। हाँ जी मैडम बिल्कुल है। तो बताइए मुझे, यण संधि का उदाहरण नहीं है क्या होगा? सवलप है, स्वच्छ है, स्वागत है, स्वांग है। पहले तो आपको यही देखना है कि यहाँ पे बोला गया है यण संधि का उदाहरण नहीं है। बताइए, मुझे लगता है आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा, अब मैं बता देती हूँ। देखो, हम ऑप्शंस पे चलते हैं, एलिमिनेशन मेथड का हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो हमने क्या पढ़ा था यण संधि में? जो हमारे आधे वर्ण होते हैं उनके बाद य या व आए तो वहाँ पे हमारी यण संधि हो जाती है। यही पढ़ा था? बिल्कुल मैडम यही पढ़ा था। तो चलिए देख लेते हैं। ये व है, क्या हो गया? ये व है और वह से पहले क्या है? आधा अक्षर है। ये वह है, वह से पहले आधा अक्षर है, बिल्कुल ये भी ठीक है। ये वह है, इससे पहले आधा अक्षर है, भाई ये भी ठीक है। वह है, इससे पहले आधा अक्षर है, ये तो सारे ही आधे आधे अक्षर हैं, है ना। हमारी ट्रिक तो इसमें काम नहीं करेगी, तो फिर हम क्या करें जी? तो फिर भी देख लेते हैं। तो आपको क्या करना है, तो मैंने आपको एक और ट्रिक बताई थी। किसकी बताई थी? दीर्घ संधि की बताई थी, जिसमें आपको आ दिखे, आ की मात्रा दिखे, आ वाले कुछ शब्द दिखे आपको, आ, बड़ी ई, ठीक है, बड़ा ऊ, ये दिखे हैं। तो आप क्या करोगे? आप करोगे सवलप और स्वच्छ। ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है, सवलप और स्वच्छ तो सही है। कन्फ्यूजन किस में है भाई? मैडम हमें तो ना इन दो में कन्फ्यूजन है, सी और डी में कन्फ्यूजन है, स्वागत होगा या फिर स्वांग होगा। कन्फ्यूजन इनमें है मैडम। तो अब देख लेते हैं, जो स्वागत है वो किससे बना है? सु प्लस आगत। किससे बना है? सु प्लस आगत से बना है। तो हमने इसके रूल में पढ़ा था, रूल में हमने क्या पढ़ा था? जो सु आगत जो है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ताकि जब मैं आपको पीडीएफ दूं तो आपको याद करना आसान हो जाए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, जो ऊ और बड़ा ऊ, क्या कहते हैं? ऊ या बड़ा ऊ के साथ अगर कोई अन्य स्वर आने पर वो फाइनली व बन जाता है। यहाँ पे देखो, ये जो ऊ है, ठीक है, ऊ के साथ अगर कोई अन्य स्वर आया है, ए आया है, ऊ प्लस अ से मिलने से क्या बन गया? हमारा व बन गया। तो जब व बन गया तो कौन सी संधि होगी हमारी? यहाँ पे कौन सी होगी? सभी बोलो कि कौन सी होगी, जोर से बोलो। यण संधि होगी। अगर मैं बोलूँ अब जो छोटा ऊ है या फिर ए की मात्रा है, तो अगर वो मिल जाते हैं तो क्या बन जाएगा? वे बन जाएगा। हाँ जी बिल्कुल। अब आते हैं हम फाइनली डी ऑप्शन पर। डी ऑप्शन हमारा क्या कहता है? हमारा कहता है कि स्वांग है जी। स्वांग में क्या है? किससे बना है? स्व प्लस अंग से बना है। किससे? स्व प्लस अंग से बना है। तो अब देख लेते हैं, ये मैंने आपको बताया था, जो ये वाला व है ना, जिस व के पीछे हलंत नहीं लगा हुआ है तो आपको समझ लेना है इसमें स्वर मिक्स है। क्या मिक्स है? स्वर ए आ ई जो बताए थे वो मिक्स है इसमें, ठीक है जी। इसमें तो चलो है, सव किसे बना है? फिर ये व प्लस अ से मिला है, तो हमें क्या मानना है? ये ए है, ये प्लस अ है, ए प्लस ए क्या बनाते हैं? ए प्लस ए आ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? आ बनाते हैं। तो जो ये हमारा स्वांग है, ये हमारा किसका एग्जाम्पल है? ये दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है। किसका है? दीर्घ संधि का। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? यण संधि हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन डी हो जाएगा कि ये यण संधि का एग्जाम्पल नहीं है। समझ में आया? अच्छे से आया होगा। तो ये जो क्वेश्चन है ना आपका, ये जनरल हिंदी में इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि संधि वाला टॉपिक मेंशन किया गया है। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? किस शब्द में कोई भी उपसर्ग नहीं है? देखो, उपसर्ग वाला टॉपिक, उपसर्ग और जो प्रत्यय है आपका मेंशन है ये जनरल हिंदी में, लेकिन मैं गारंटी दे रही हूँ क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से। आपका जो रीजनल हिंदी है जिसके पास, वहाँ पे तो फिर इंपॉर्टेंट हो जाता है ये उपसर्ग और प्रत्यय वाला टॉपिक। तो चलिए इसको देख लेते हैं। क्या कहते हैं कि किस शब्द में कोई भी उपसर्ग नहीं है? उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग होता है जब शब्द के आगे लगता है, जो आपका शब्द है उसे आगे जो लगता है उसको हम कहते हैं उपसर्ग, और जो शब्द के पीछे लगता है उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। ठीक है जी, अब देखते हैं, बताओ आप इसका आंसर क्या होगा। वेट कर रही हूँ मैं। दे दिया आंसर आपने? चलो मैं भी दे देती हूँ।
तो जो है असुरक्षित, यहाँ पे तो मेरे को दिख रहा उपसर्ग है ना। अब सुरक्षित को निकाल दो, सुरक्षित तो शब्द बन रहा है हमारा है ना, लॉजिक भी दे रहा है, सेंस भी दे रहा है, सुरक्षित सही बन रहा है, कोई दिक्कत बाजी इसमें नहीं है ना, नहीं है। यहाँ पे अ मेरे को अलग दिख रहा है तो अ उपसर्ग हो गया। यहाँ पे अप्रत्याशित, अब प्रत्याशित को अलग निकाल दो, अ जो है वो मेरे को दिख रहा है, सही शब्द है कि नहीं है, बिल्कुल है, ठीक है। उसके बाद अगला देख लेते हैं स्वागत। स्वागत किसे मिलकर बना है, सु प्लस आगत, किससे, सु, तो यहाँ पे सु क्या है आपका उपसर्ग हो जाएगा, है ना। और आगत जो है एक शब्द बन जाएगा, प्रॉपर मीनिंग सेंस दे रहा है ना आगत, ठीक है जी। अब मैं बात करूँ सुवार्थ की। अब आप सुवार्थ में अगर आप सु करोगे, सु, ठीक है, सु, उसके बाद प्लस आर्थ, तो कोई मीनिंग तो नहीं दे रहा ना। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे ये आपका करेक्ट है। तो चलिए आगे देख लेते हैं उपसर्ग। तो उपसर्ग क्या कहता है, अधि उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। अधि से बना शब्द नहीं है, बताओ कौन सा होगा, बताऊं मैं, चलो मैं बता देती हूँ। यहाँ पे अधि उपसर्ग से बना शब्द नहीं होगा। देखो अध्यापन है, अध्यापन में आप क्या करोगे, अधि कर दो, यहाँ पे उपसर्ग है, अधि वाला उपसर्ग है, अध्यापन में अधि है। अध्यवसाय में यहाँ पे भी अधि है, अध्यादेश में भी अधि है, अधि प्लस आदेश, अध्यादेश, ठीक है। अधीर है, आप अधीर में ना ऐसे अधि निकाल दो, अधि निकाल दो, क्या बच गया, रै बच गया। अब रै कोई शब्द बन रहा है, आपने देखा कोई सिंगल रै यूज होता हुआ, रै तो एक वर्ण है, तो यहाँ पे तो अधि नहीं होगा ना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन, आ रहे हैं ना, आने भी चाहिए, इतने अच्छे से एग्जाम्पल दे के, है ना, इतने अच्छे से एक्सप्लेन करियो, समझ में आनी चाहिए, ठीक है जी। अब अगला क्या कहता है, निरअपराध में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, निरअपराध में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, नी है, ने है, निर है, उपरोक्त में से कोई भी नहीं, बताओ कौन सा करेक्ट हो जाएगा। अब जिसको हिंदी का है भी नहीं आता ना, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता, मैं कराऊंगी पूरी हिंदी, मैंने जिम्मेदारी ले रखी है ना। तो बताओ क्या हो जाएगा, निरअपराध में उपयुक्त उपसर्ग कौन सा होगा, मैं बता दूं, चलो मैं बता देती हूँ। तो देखो निरअपराध में नी तो नहीं होगा, है ना, ने भी नहीं होगा, यहाँ पे निर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, आप कर दो निर, शब्द क्या बच गया पीछे, अपराध बच गया। तो अपराध क्या एक अच्छा सा सेंस दे रहा है, मीनिंग दे रहा है ना शब्द, तो निर प्लस अपराध आपका निर अपराध हो जाएगा जी, ठीक है। अब हम थोड़ा सा उपसर्ग देख लेते हैं, हमने 3-4 उपसर्ग पढ़ लिए, तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, हम थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं ताकि एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं उपसर्ग होता क्या है फाइनली। तो वे वाक्यांश जो मूल या मतलब कि रूढ़ शब्द, जो आपका रूढ़ होता है एक शब्द, ठीक है, या संख्या या विशेषण आदि से पहले जुड़ते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। कहने का सिंपल सा मतलब है, बुकिश लैंग्वेज में हमने नहीं जाना, सीधा सा मतलब है कि जो शब्द कि कहने का सीधा सा मतलब ये है जो कि आगे लगते हैं, ठीक है, शब्द के आगे जो लगते हैं उनको हम कहते हैं उपसर्ग, और जो शब्द के पीछे लगते हैं उनको हम कह देते हैं प्रत्यय। तो चलिए देख लेते हैं, जैसे आपका ये जो मूल शब्द है, आपका जो दान है, ज्ञान है, गुण, एक मीनिंग दे रहे हैं, सेंस दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं जी। तो यहाँ पे जो दान है, दान में आप उपसर्ग लगा दो आ, क्या बन गया, आदान बन गया। दान में आप उपसर्ग लगा दो प्र का, क्या बन गया, प्रदान बन गया, ठीक है, मजा आया। अब ज्ञान में आप उपसर्ग लगा दो किसका, अ का, क्या बन गया, अज्ञान बन गया। ज्ञान में आप उपसर्ग लगा दो आगे वी का, तो क्या बन गया, विज्ञान बन गया। वाह भाई वाह, तो ज्ञान को देखो हमने अज्ञान भी बना दिया, हमने विज्ञान भी बना दिया, किसका चेंज किया, सिर्फ उपसर्ग का चेंज किया जी। उसके बाद अगर गुण की बात करूँ तो गुण में क्या, आपने अव प्रत्यय लगा दिया तो क्या बन गया, अवगुण बन गया जी, देख लो कितना गजब। उसके बाद कहते हैं कि जो गुण है ना उसमें आप निर लगा दो तो क्या बन गया, निर्गुण बन गया। तो मैं समझ सकती हूँ किसी किसी को ये टॉपिक अच्छे से आता भी होगा, लेकिन मैं इतने बेसिक से इसलिए पढ़ा रही हूँ कि कोई ऐसा स्टूडेंट भी होगा जिसको नहीं पता होगा उपसर्ग प्रत्यय, अगर पता भी होगा तो कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। अब देख लेते हैं हिंदी में प्रचलित अधिकतर उपसर्ग संस्कृत से आए, कहाँ से आए, संस्कृत से आए हैं जी। इनके अतिरिक्त कुछ उपसर्ग हैं जो हिंदी के अपने खुद के भी हैं, कुछ अरबी फारसी के भी हैं। इन उपसर्गों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया, हम नीचे चलते हैं। नीचे क्या कहते हैं कि देखो ये उपसर्ग है, जैसे कि अ है, ठीक है, अभाव बन गया, अन, अति, अनु, पीछे ये मैं आपको PDF दूंगी, आप उनसे पढ़ लेना। अभी, अव, उद, अब जो भी है ये है विसर, जो वी है, सम है, सु है। देखो यहाँ सु देख लेते हैं, हमारा क्वेश्चन भी आया था सु से। तो देखो पुत्र में सु जोड़ दिया तो क्या बन गया, सुपुत्र बन गया जी। आगत में सु जोड़ दिया तो क्या बन गया, सुआगत बन गया जी। और दिन में सु जोड़ दिया तो क्या बन गया, सुदीन बन गया, ठीक है।
उसके बाद हिंदी के अपने खुद के जो उपसर्ग हैं वो अन है, जैसे कि अनपढ़ होता है, पढ़ से क्या बन गया, मतलब कि पढ़ में अन जोड़ दिया तो अनपढ़ बन गया। दू है, नी है, स है, क है। और अरबी फारसी के जो उपसर्ग होते हैं वो अल है, गेर है, ना है, भ, बद, ला, सर, हम, ये कुछ उपसर्ग होते हैं किसके, अरबी फारसी के। तो लगे हाथ हम प्रत्यय भी देख लेते हैं। तो प्रत्यय क्या कहते हैं कि जो शब्दांश मूल शब्द के अंत में लगकर नए शब्द बनाते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय क्या होते हैं, शब्द के बाद लगते हैं, उनको हम प्रत्यय कहते हैं। ठीक है जी, जैसे कि दाशता होगी, क्या होगी, दास्ता। दास्ता में दास प्लस ता क्या बनेगा, दास प्लस ता, दास्ता। जो दास है ना वो हमारा एक मूल शब्द है और उसमें हमने ता जोड़ दिया तो वो बन गया दाशता। और जो बंगाल है ना, बंगाली जो है वो बंगाल में हमने ई जोड़ा है तभी ये बंगाली बना है। और जो हमारी मिठाई है ना, मिठाई में मीठा में हमने आई जोड़ा है तभी वो मिठाई बना है। ठीक है, अब जो प्रत्यय होती है ना वो दो प्रकार की होती है। कितने, दो प्रकार की होते हैं। कौन कौन सी, एक तो हमारा कृत प्रत्यय होता है, कृत होता है, एक हमारा तदंत प्रत्यय होता है। जो कृत प्रत्यय होता है वो धातु के साथ लगता है। ठीक है, वे प्रत्यय जो धातु से जुड़कर संख्या विशेषण आदि शब्द बनाते हैं। मेन आपको याद करना है कि जो धातु से जुड़ता है वो कृत प्रत्यय होता है और जो तदिंत प्रत्यय होता है जो आपका धातु से नहीं बल्कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण जो है उनके लास्ट में जुड़ता है और एक शब्द बनाते हैं, उनको हम तदित प्रत्यय कहेंगे। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सा कृत प्रत्यय और कौन सा तदित प्रत्यय है। ठीक है, अब देख लेते हैं, जैसे कि अपना से बनता है अपनवतव, अपना, अपन, अपनतव। ठीक है, जैसे अच्छा से बनता है अच्छाई, ये क्या है आपका, अच्छाई। बताओ, भाववाचक संज्ञा दिख रही है मेरे को, तो आपको भी यही दिख रही है, बिल्कुल। चलो अब देख लेते हैं हमारा एक अपठित गद्यांश, इसको मैं कराऊंगी बाद में क्योंकि बहुत टफ रहने वाला, थोड़ा सा लैंग्वेज भी, और आपको क्वेश्चन नहीं छाट पाओगे यहाँ से, इसलिए आपका दिमाग मैं पहले ही ख़राब नहीं करती, बाद में हम ख़राब करेंगे अपने दिमाग को। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं, अच्छे अच्छे वाले क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे, अब ऋण मुक्त समस्त पद का विग्रह है। समास बहुत अच्छे से पढ़ा रखे हैं मैंने, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए यहाँ से। तो बताओ, ऋण मुक्त जो है समस्त पद का विग्रह क्या होगा, ऋण प्लस मुक्त होगा या ऋण की मुक्ति होगा या ऋण और मुक्ति होगा या ऋण से मुक्ति होगा। बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर इसका। यहाँ पे जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ऋण से मुक्ति। और कौन सा समास है ये बताओ, तत्पुरुष समास। कौन सा, तत्पुरुष। तत्पुरुष में जो विभक्तियाँ होती है ये कर्ता नहीं है, कर्म को है, करण से है ना, ये जो विभक्ति होती है ना वो सारी की सारी विभक्ति हमारी तत्पुरुष समास में होती है। तो यहाँ पे जो करेक्ट हो जाएगा वो डी हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं किस शब्द का संधि विच्छेद शुद्ध नहीं है। बताओ, मात्रा प्लस आनंद मात्रानंद है, सदा प्लस एव सदैव है, पितृ प्लस अनुमति पितृ अनुपति है, परम प्लस उदार्य परमोदार्य है। बताओ कौन सा होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन सही से पढ़ना है, इसे बोला है कि संधि विच्छेद शुद्ध नहीं है, नहीं पर आपने थोड़ा फोकस करना है, नहीं बोला इसने। बताओ कौन सा होगा, मैं बताऊं। चलो ठीक है, हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा आपका ए। यहाँ पे जो मात्रा प्लस आनंद है वो मात्रानंद, यहाँ पे ये सही संधि विच्छेद नहीं है क्योंकि मात्रा नहीं होता, मात्र होता है। आपके लिए मैंने इसको यहाँ पे डाला भी है, मात्र होता है, मात्र प्लस आनंद, ताकि आप पीडीएफ को रीड करोगे तो आप इजीली रिकॉल कर पाओ। तो मात्रा नहीं होता है, क्या होता है, मात्र होता है, मात्र प्लस आनंद से बनता है मात्रानंद। ठीक है जी। उसके बाद अगर मैं बताऊं तो अवर का विलोम क्या है। देखो मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी बेस्ड विलोम शब्द कराए थे और देखो यह एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, अवर का विलोम शब्द क्या होगा। बताओ क्या होगा, अवर का विलोम शब्द क्या होगा बताओ। अवर का विलोम शब्द हो जाएगा हमारा परवर। ठीक है, और अधम का विलोम क्या होता है, उधम का जो विलोम शब्द होता है वो उत्तम होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है कि कौन सा शब्द कामदेव का पर्याय नहीं है। हमने कामदेव का पर्यायवाची शब्द किया था, याद है मुझे अच्छे से। तो बताइए कौन सा होगा कामदेव का पर्याय शब्द नहीं है। अगर आपने क्लास अच्छे से की है ना तो आपको एक क्वेश्चन पता ही होगा, कौन सा शब्द कामदेव का पर्याय नहीं है, बताएं। बताऊं मैं, तो यहाँ पे जो अनंग है, कदर्प है, मनसीज है, ये सारे के सारे कामदेव के पर्यायवाची शब्द हैं। जो नहीं है वो है अरविंद। अरविंद का पर्यायवाची क्या क्या होता है, पंकज भी होता है। बताया था मैंने पंकज का एग्जाम्पल देके कि देखो पंकज कितना फेमस हो गया, देख पंकज, ऐसा कुछ मैंने एग्जाम्पल सा भी दिया था उसमें।
पर्यायवाची शब्द कराते टाइम पे, तो पंकज है, नीरज है, सरोज है, जलज है और कमल है, ये होते हैं अरविंद के पर्यायवाची शब्द। ठीक है, या कमल के पर्यायवाची शब्द होते हैं, जैसे कि अरविंद है, पंकज, नीरज। तो यहाँ पे जो करेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी कराया हुआ क्वेश्चन है जी। वाक्यांशों के लिए एक शब्द कौन सा होगा आपका? ये तो सिलेबस में मेंशन है ना, जर्नल हिंदी के सिलेबस में मेंशन है। तो वाक्यांशों के लिए कौन सा शब्द अशुद्ध है? क्षण में या शीघ्र टूटने वाला खंडर होता है जी, या आपका जिसकी आशा न की गई हो वो अप्रत्याशित होता है, जिसे जाना न जा सके वो अज्ञेय होता है, दोपहर से पहले का टाइम पूर्वाह्न होता है। तो बताइए क्या होगा, बताइए क्या होगा। यहाँ पे जो करेक्ट हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा। मैंने आपको बताया भी था जब मैंने आपको ये वाक्यांशों के लिए एक शब्द कराए थे, वहाँ पर मैंने आपको ये सारे के सारे करवा रखे हैं, ये सारे करवा रखे हैं। अगर नहीं करवा रखे तो बताओ कि नहीं करा रखे मैडम, सब करा रखे, मुझे याद है, अच्छे से मुझे याद है। तो यहाँ पे वाक्यांशों के लिए एक शब्द हो जाएगा, जिस क्षण में या शीघ्र टूटने वाले को हम कहते हैं क्षणभंगुर। ठीक है, और जिसकी आशा न की गई वो अप्रत्याशित कहलाता, बिल्कुल सही है। जैसे जाना न जा सके अज्ञेय कहलाता है, दोपहर से पहले का टाइम पूर्वाह्न कहलाता है। यहाँ पे सारे करेक्ट है, ए ऑप्शन जो है वो हमारा इनकरेक्ट है। तो अगला देख लेते हैं, स्त्री पुरुष में समास कौन सा है? एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था समास कराते टाइम, यही एग्जाम्पल मैंने दिया था आपको। तो बताइए कौन सा होगा? हल्के में मतलब इन क्वेश्चंस को पहले आए हुए क्वेश्चन है टीचिंग एग्जाम्स में, और आपके जो नॉन टीचिंग एग्जाम में DEET+B में, आपके जितने भी टीचिंग के स्टेट एग्जाम है उनमें आए हुए क्वेश्चन है। अगर किसी स्टूडेंट ने दिए हैं एग्ज़ाम तो उनको पता होगा ये क्वेश्चंस का वैल्यू, पता होगी इन क्वेश्चंस की। तो बताओ क्या होगा यहाँ पे? जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, बताऊँ, द्वंद्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा जी। देखो अब थोड़ा सा बता देती हूँ मैं आपको। अव्यव भाव समास में अव्यव होता है पहला, कर्मधारय में विशेष्य विशेषण का होता है सेंस, द्विगु में पहला पद संख्यावाची होता है। तो बच गया क्या? द्वंद्व होता है, और द्वंद्व समास के दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। तो स्त्री और पुरुष दोनों पद यहाँ पे प्रधान होते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि जातिवाचक एवं व्यक्तिवाचक संख्याओं का कौन सा युग्म गलत है? देखो संख्या का टॉपिक जनरल हिंदी में मेंशन नहीं कर रखा है, लेकिन अगर रीजनल लैंग्वेज किसी ने चूज़ किया है तो वहाँ पे ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है संख्या वाला टॉपिक। तो बताएं, जो जातिवाचक संख्या होती है वो होती है जो पूरी की पूरी जाति का बोध कराए, और व्यक्तिवाचक होती है जो किसी एक व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध कराती है, उसको व्यक्तिवाचक संख्या कहते हैं। अब बताओ कौन सा जो पेयर है वो गलत है? जातिवाचक। अब देखो यहाँ पे जातिवाचक लिखा है ना, तो सबसे पहले आपको जातिवाचक देखना है, उसके बाद आपको व्यक्तिवाचक देखना है। अगर किसी भी ऑप्शन में पहले व्यक्ति फिर जातिवाचक दे रखा तो वो भी गलत हो जाएगा। तो छांटो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? देख लिया? अब मैं बताऊँ तो देखो यहाँ पे जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, बताया जाए, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? देखो जातिवाचक कुत्ता, ठीक है, कुत्ता अपनी एक जाति का बोध करा रहा है। किसका बोध करा रहा है? एक पूरी पूरी जाति का बोध करा रहा है कुत्ता। अब जो पिल्ला है, पिल्ला भी तो जो छोटे छोटे पिल्ले होते हैं उनकी जाति का बोध करा रहा है कि नहीं? सही बोल रही हूँ ना? अगर मैं नगर बोलूँ तो नगर एक जातिवाचक है, पूरे नगरों का ये बोध करा रहा है नगर। हमें क्या